हेलो फ्रेंड्स। आज देखिए हम लोग कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन देखा था, कंजर्वेशन लॉज क्या होता है और कब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, कौन से केसेस हैं जहां कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करना इसेंशियल हो जाता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था ब्रीफली। अब आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंजर्वेशन लॉ देखने जा रहे हैं, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, so let's start with this conservation linear momentum. So before I start, let me introduce myself. I am Vishal Devarsi and I have been teaching physics for last 20 years. 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। 2002 में मैंने IIT BHU से बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, and since then I have been teaching physics and some part of mathematics for last many years. ठीक है, at different level. ठीक है, तो आई एम डीलिंग विथ ऑल द टॉपिक ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन के नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पे। यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन द न्यू वीडियोस कम्स। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अभी सवाल तो नहीं करना हम लोग को, पहले तो लीनियर मोमेंटम समझ लें। ठीक है, हाउ डू वी डिफाइन लीनियर मोमेंटम? देखिए, लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन को डिस्क्राइब करता है। लीनियर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो मोशन डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे मोशन डिस्क्राइब तो काइनेटिक एनर्जी भी करता है। ठीक है, मोशन तो काइनेटिक एनर्जी भी डिस्क्राइब करता है। तो देखिए, अलग अलग सिचुएशन है। कई जगह लीनियर मोमेंटम बेहतर डिस्क्राइब करेगा, कई सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी बेहतर डिस्क्राइब करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो हम एक आइडियल गैस सिस्टम ले लें, अगर आइडियल गैस सिस्टम ले लें हम लोग, ठीक है, और अगर हम लोग कहें कि गैसेस मॉलिक्यूल का मोशन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी बेहतर डिस्क्राइब करता है, अगर हम कहें मोशन कंटेन मोशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स पूरा गैसेस सिस्टम का अगर मोशन का बात करें, इफ आई टॉक अबाउट द मोशन ऑफ गैसियस होल गैसियस सिस्टम, अगर पूरे गैसेस सिस्टम का मोशन का बात अगर करेंगे हम लोग, देखिए पहले लीनियर मोमेंटम जो है इट इज डिफाइंड लाइक दिस। किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जो है इट इज डिफाइंड बाय मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर है, वी वेक्टर है तो मोमेंटम भी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा था कि इसे आप दिमाग में आ सकता है आपका कि भाई लीनियर मोमेंटम ही कई मोशन डिस्क्राइब करता है, काइनेटिक एनर्जी मोशन डिस्क्राइब करता है, तो भाई एक से अधिक क्वांटिटी क्यों है मोशन सेम कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करने के लिए, एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी हर सिचुएशन के लिए इनफ नहीं है। ठीक है, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इनफ, कहीं पे काइनेटिक एनर्जी यूजफुल हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम अवस्था बेहतर आपको नहीं रिजल्ट दे। वही उसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम एक एग्जांपल लिए हैं, आइडियल गैस सिस्टम। अगर हम लोग बात करें अमाउंट ऑफ मोशन इन आइडियल गैस सिस्टम, मतलब पूरे गैसेस सिस्टम में जो मोशन कितना हो रहा है, ठीक है, तो उसको कौन सा क्वांटिटी डिस्क्राइब करेगा? देखिए, गैसेस सिस्टम में बड़े सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, यू हैव 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्रोबेबिलिटी का थ्योरी होता है उतना अच्छा एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो टॉपिक नहीं है अभी हमारा। ठीक है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। अब मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करता है तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एनी पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स राइट वी डू हैव पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से राइट में मूव कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल हमेशा हमें मिलेगा जो v वेलोसिटी से लेफ्ट में मूव कर रहा होगा। अगर ये 100 पार्टिकल का सिस्टम होता तो शायद ये नहीं बोल पाते हम, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी पार्टिकल, every gaseous molecule moving towards right with velocity v, there will always exist a gaseous molecule which is moving towards left with velocity v.
क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मतलब कैसे, मतलब आप समझ पा रहे हैं कि नंबर्स ज़्यादा होने से क्यों ऐसा बोला जा रहा है? मतलब नंबर्स चूंकि बहुत ज़्यादा है तो क्यों ऐसा हम इतना श्योरिटी के साथ कैसे बोल पा रहे हैं कि फॉर एवरी मॉलिक्यूल मूविंग टुवर्ड्स राइट वी डू हैव मॉलिक्यूल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए संख्या ज़्यादा होता है तो प्रोबेबिलिटी अच्छा एप्लीकेबल हो जाता है। जैसे अगर मान लो हम बात करें कि एक कॉइन टॉस किया हमने, अब हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है और टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर हेड, हम कहते हैं हेड आने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। एक कॉइन टॉस किया गया, ठीक है, एक कॉइन टॉस किया गया तो हेड का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा और टेल का प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाएगा। बट क्या ये इंफॉर्मेशन हम लोग के लिए डेली लाइफ में यूजफुल होता है? चलो हम लोग तो कॉइन टॉस नहीं करते हैं लाइफ में, कई लोग करते भी होंगे डिसीजन लेने के लिए, लेकिन जैसे मान लो क्रिकेट मैच होता है तो सबसे पहले लोग कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है, कि भाई कौन सा पार्टी जो है फील्डिंग करेगा, कौन सा बैटिंग करेगा। तो अगर कोई कैप्टन बहुत अच्छा प्रोबेबिलिटी का जानकार है तो किसी भी तरह से ये इंफॉर्मेशन उसको हेल्प करेगा? नहीं करेगा। ये एक तरह से यूजलेस इंफॉर्मेशन है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज हाफ, ये किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हेल्प नहीं करेगा। लेकिन चूंकि वहां पे एक कॉइन टॉस कर रहा है, लेकिन अगर मान लो कि एक की जगह पे 1000 कॉइन टॉस करें, हजारों कॉइन्स चाहें तो एक साथ टॉस कर सकते हैं या एक एक करके 1000 कॉइन टॉस कर सकते हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट है। अब आपसे हम पूछते हैं कि कितने हेड आएंगे, मतलब 1000 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो कितने हेड आएंगे, कितने हेड्स आएंगे। अब शायद प्रोबेबिलिटी का नॉलेज आपको हेल्प कर देगा। एक एक कॉइन का प्रोबेबिलिटी क्या है हेड आने का? हाफ। 1000 कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या बोल रहा है, कितने हेड्स आएंगे? 500 हेड आएंगे, 500 टेल आएंगे, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोल रहा है। एक्चुअल में कितना आएगा? 500 तो शायद नहीं आएगा, हो सकता है कि 490 आए, 470 आए, हो सकता है 510 520 भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन बहुत ज्यादा का वेरिएशन नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 हेड आएगा, 1000 कॉइन टॉस करेंगे 100 हेड आएगा, ऐसा नहीं होगा। इतना भी गंदा थ्योरी नहीं है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर 1000 कॉइन टॉस किए हैं तो 450 से 550 के बीच में हेड जरूर आएगा। कॉइन बढ़िया है, बिल्कुल नाइस, कोई डिफेक्ट नहीं है कॉइन में, तो अगर 1000 कॉइन टॉस करेंगे तो 450 से लेके 550 तक आपको हेड मिल जाएगा। मतलब जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी बोल रहा है वो 500 बोल रहा है, और आपका जो हेड आएगा कहीं 450 से ऊपर या 550 के नीचे, ऐसा कुछ आ जाएगा। मतलब प्लस माइनस 50 का एरर रहेगा। मतलब एरर जहां पे एक कॉइन था तो 100% का हो सकता था, अब हेड बोले टेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन वही 1000 कॉइन जब टॉस करते हैं तो वही प्रोबेबिलिटी जो है, वही जो एरर है जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी बता रहा है और एक्चुअल आउटकम है, उसके बीच में जो डेविएशन है वो 10% का हो जा रहा है। 500 हेड आपका प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रेडिक्ट कर रहा है और 50 का वेरिएशन होके 450, 470, 530, 520 ऐसा कुछ आएगा। मतलब समझ रहे हैं? अब यही अगर संख्या और बढ़ा दें, हम कहें कि 1 मिलियन कॉइन टॉस करेंगे, ठीक है, 1 मिलियन कॉइन एक साथ टॉस कर सकते हैं, एक एक करके 1 मिलियन टाइम्स टॉस कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अगर 1 मिलियन कॉइन टॉस करेंगे, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख कॉइन होता है, और 10 लाख कॉइन टॉस करने का मतलब समझ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या बोलेगा? 5 लाख हेड आएगा, 5 लाख हेड आएगा। 5 लाख नहीं आएगा तो कम से कम 4,90,000 तो आ ही जाएगा यार, 5,10,000 भी आ सकता है। मतलब 4,90,000 या 5,10,000 आ जाएगा। अब देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी 5 लाख बता रहा है, ठीक है, और आ कितना रहा है? 4,90,000 से लेके 5,10,000 तक, ऐसे कुछ आएगा। बहुत ऐसा नहीं होगा कि 10 लाख कॉइन टॉस करेंगे तो 1 लाख हेड आ गया, 2 लाख हेड आ गया, 3 लाख हेड आ गया, ऐसा नहीं होगा। इतना डेविएशन नहीं होता है। अगर इतना होगा ना तो हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी का बुक फाड़ के फेंक देंगे, कोई यूजलेस हो जाएगा फिर वो थ्योरी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो इस रेंज में आएगा, मतलब प्लस माइनस जो है 10,000 का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 5 लाख में 10,000 क्या है? 5 लाख में 10,000 क्या हो गया? 5,000 हो गया 1%, 2% का एरर हो गया।
तो आप समझ ना 2% का एरर, मतलब जैसे जैसे संख्या बता रहे हैं बढ़ा रहे हैं वो वैसे वैसे परसेंटेज एरर घटता जा रहा है, परसेंटेज एरर घटता जा रहा है। अगर हम इतने कॉइन टॉस कर देंगे ना तो निश्चित तौर पे एरर जो है नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि संख्या जब ज्यादा होता है ना तो प्रोबेबिलिटी अच्छा थ्योरी बन जाता है, नाइस थ्योरी। तो इतने पार्टिकल होंगे, ये बहुत ज्यादा संख्या है, इतने तो स्टार और प्लेनेट भी नहीं होते हैं यूनिवर्स में, बहुत ज्यादा संख्या है। तो अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से राइट में जा रहा है तो निश्चित तौर पे आपको एक पार्टिकल मिल जाएगा जो v वेलोसिटी से लेफ्ट में जा रहा होगा, ठीक है। फॉर एवरी पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट देयर विल ऑलवेज एग्जिस्ट ए पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विद द सेम वेलोसिटी। और ऐसे केस में अगर हम बोलें कि हम लोग लीनियर मोमेंटम से मोशन को डिस्क्राइब करेंगे तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा? फॉर एवरी पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स राइट वी डू हैव पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं आइए यू कैन से सॉरी, मतलब आई कैन राइट लाइक दिस, फॉर एवरी पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स राइट मोमेंटम p विल हैव ए पार्टिकल मूविंग टू लेफ्ट विद मोमेंटम माइनस p। तो ऐसे केस में अगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम अगर निकालें तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 हो जाएगा। अब ये आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? इट डजंट गिव यू ए गुड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोशन। ये आपको मोशन के रिगार्डिंग अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इनफैक्ट आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। ये आपको एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मोमेंटम 0 है। मोमेंटम 0 तब भी होता है जब सारे पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम का जो मोमेंटम इज नॉट ए गुड फिजिकल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब मोशन। इनफैक्ट यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक बढ़िया फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। ये आपको बढ़िया आइडिया देगा मोशन कितना हो रहा है सिस्टम के अंदर। तो आप देख रहे हैं ये एक सिचुएशन है जहां पे मोमेंटम एक अच्छा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, काइनेटिक एनर्जी अच्छा एक क्वांटिटी बन जाता है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। बट इसी सिस्टम में अगर हम आपको सिचुएशन बदल दें, हम कहें बताओ इस वॉल पे प्रेशर कितना है, और अगर प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे, केमिस्ट्री पता नहीं आप पढ़े होंगे शायद, अगर प्रेशर कैलकुलेशन करेंगे तो प्रेशर कैलकुलेशन में ये अच्छा क्वांटिटी नहीं रह जाएगा, बिकॉज प्रेशर कैलकुलेशन में हम लोग बेसिकली हम लोग वो सारे पार्टिकल का कंसीडर करते हैं जो इस वॉल को हिट कर रहा है। मतलब मोशन का डायरेक्शनल फीचर में हम लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इस वॉल को कितने पार्टिकल हिट कर रहे हैं, ठीक है, कितने पार्टिकल हिट कर रहे हैं पी से, इलास्टिक कोलिजन होगा माइनस पी हो जाएगा। तो हम लोग जब डेरिवेशन का भी देखना है फुर्सत में कैसे प्रेशर का डेरिवेशन करते हैं हम लोग गैसीय सिस्टम में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रेशर के केस में आपको लीनियर मोमेंटम एक अच्छा फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा, बिकॉज लीनियर मोमेंटम मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन का भी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, और यहाँ डायरेक्शन का जरूरत है। हम लोग वो सारे पार्टिकल जो इधर हिट कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग वी आर इंटरेस्टेड इन दोज पार्टिकल विच इज हिटिंग दिस वॉल, ठीक है, विच इज हिटिंग दिस वॉल। तो यहाँ पे आपका लीनियर मोमेंटम एक अच्छा फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। तो आप समझ एक ही सिस्टम में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज वो एक फिजिकल क्वांटिटी इनफ नहीं रहेगा सारे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसलिए कई बार हम लोग फिजिक्स के अंदर एक ही फिजिकल एट्रीब्यूट को, एक ही फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए एक से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का इनोवेशन करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। खैर कई तो अभी नहीं करना है हम लोग को, हम लोग अभी लीनियर मोमेंटम में है। देखिए लीनियर मोमेंटम जो हम लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी पार्टिकल का, वी डिफाइन linear momentum as p equals to mass into velocity, mass into p equals to mass into velocity, ठीक है। मास भी गुना कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का बात करें, आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद होगा। अगर कोई मान लो पार्टिकल में फोर्स F लग रहा है तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज गिवन बाय दिस,
F इक्वल्स टू dp by dt, ठीक है, F equals to dp by dt, where F is the net force acting on the particle and P is the linear momentum of the particle. F जो है net force acting on the particle है, where F is the net force acting on the particle and P is the net linear momentum of particle. तो यहां से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लो इफ द नेट फोर्स एक्टिंग, नेट फोर्स इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि देखो फोर्स से कई सारा फोर्स एक पार्टिकल पे एक्ट कर सकता है, तो नेट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. तो अगर मान लो कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0, इफ नेट फोर्स, देखिए एक पार्टिकल का यहां बात करना है, हम लोग सिंगल पार्टिकल का बात करना है, तो सिंगल पार्टिकल के लिए तो सारा ही फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल बोलने का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है. एक्सटर्नल इंटरनल का मीनिंग तब बनेगा जब एक से अधिक पार्टिकल होगा. अभी हम लोग सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल का बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल, ठीक है. तो सिंगल पार्टिकल के केस में एवरी फोर्स is external force, every force is external force. So if net force acting on the particle is 0, if net force acting on the particle is 0, then from Newton's law we can say dp by dt is 0. यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं ना, dp by dt is 0, and that means the linear momentum is constant with time. As the time passes on, the linear momentum will remain constant for that particle. So you can say if the net force acting on the particle is 0, the linear momentum of the particle is conserved. Linear momentum of the particle is conserved in that case. अगर net force 0 है तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. समझ में आ रहा है आपको? पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड क्वांटिटी हो जाएगा अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0. कई बार हो सकता है कि नेट फोर्स 0 ना हो, उसका एक आध कंपोनेंट 0 हो. कई बार ऐसा हो सकता है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल मे नॉट बी 0. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मान लो मास है, बॉडी है, और ये ऐसे हिट कर रहा है सरफेस को, ये हार्ड सरफेस है, ऐसे हिट कर रहा है, ठीक है, हिट किया और यहां से मान लो रिबाउंड कर गया, वेलोसिटी v से हिट किया और उसके वो रिबाउंड कर गया. अब जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, जब ये सरफेस के कांटेक्ट में आया तो सरफेस इस पे इंपल्सिव फोर्स लगाएगा. सरफेस इस पे इंपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा. N is impulsive force, normal reaction is impulsive force, ठीक है. The difference between normal reaction and impulsive force, I will talk about it, ठीक है. तो ये impulsive force लगाएगा. अब ये फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है. तो इस केस में देखिए अगर मान लो हम ये एक्सिस लेने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी ऑफ मास इज नॉट 0, जबकि हम कह सकते हैं कि एक्स कॉम्पोनेंट 0 है, मतलब वाई डायरेक्शन में है तो फोर्स का एक कंपोनेंट जरूर 0 है. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि पूरा नेट फोर्स 0 ना होके उसका फोर्स का कोई एक कंपोनेंट 0 हो. ऐसा भी हो, जैसे इस केस में है. इस केस में आपका Fx 0 है, Fy जो है इंपल्सिव फोर्स. अगर सिर्फ एक सिंगल इस पार्टिकल का बात करें तो जो एक कांटेक्ट में आ रहा है तो इस पे फोर्स y डायरेक्शन में लग रहा है, उसके से हम कह सकते हैं कि Fy इज नॉन 0 बट Fx इज 0. Fx 0 है. समझ में आता है आपको? Fx जो है वो 0 है.
तो ऐसे केस में आप देखो, आप हम लोग का जो न्यूटन सेकेंड लॉ है वो ये है, डी पी बाई डी टी इक्वल्स टू एफ। अब इसको हम लोग कई बार कंपोनेंट फॉर्म में भी अप्लाई करते हैं। अगर मान लो इफ P is, if let P is Px I cap, Py j cap, Pz k cap, and F is Fx I cap, Fy j cap, Fz k cap। इसको अगर पुट कर दोगे आप यहाँ पे, तो पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ये ब्रेक कर जाएगा कंपोनेंट फॉर्म में। इट विल बी dpx by dt equals to fx, dpy by dt equals to fy, and dpz by dt is fz। अब सिस्टम में हो सकता है कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो ना हो, कोई एकाध कंपोनेंट जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे यहां पे है आपका fx जीरो है, fy जीरो नहीं है। तो ऐसे केस में अगर fx जीरो है, if fx is zero, in that case you have dpx by dt equal to 0, and that implies px is constant. That implies px is constant. Okay, px constant है, यानी कि अगर x कंपोनेंट फोर्स का जीरो है तो लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट कंजर्व हो जाएगा, मतलब कि लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व होता है। लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व होता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि नेट फोर्स जीरो हो, अगर कोई एक कंपोनेंट जीरो होगा तो उस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। अगर fx जीरो है तो px कंजर्व हो जाएगा, अगर fy जीरो है देन py is conserved। ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन से इफ fz इज जीरो, हालांकि हम लोग वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल प्रॉब्लम ही यूजुअली एकेडमिक लेवल पे कर रहे हैं। सो इफ fz is zero, that implies pz is constant। ठीक है, pz is constant। तो लीनियर मोमेंटम may not be conserved in entirety, मतलब पूरा कंजर्व हो सकता ना हो सिस्टम के अंदर, मतलब नेट फोर्स जीरो ना हो, लेकिन हो सकता है कोई एक कंपोनेंट कंजर्व हो जाए। फॉर एग्जांपल ये केस था, तो अगर मान लो इस केस में हम लोग कहें कि ये v है और रिबाउंड किया है v डैश से, सपोज करो रिबाउंड किया है v डैश से, मतलब v एंड v डैश आर द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन। v मान लो वेलोसिटी है जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस एंड v डैश इज द वेलोसिटी जस्ट आफ्टर हिटिंग द सरफेस। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि fx जीरो है, सो px इज कांस्टेंट। ठीक है, तो व्हाट इज px जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस? अगर मान लो ये थीटा है और ये थीटा डैश है, तो हम कह सकते हैं कि जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस क्या है, लीनियर मोमेंटम mv sin थीटा। सो दैट विल बी इक्वल टू mv डैश sin थीटा डैश। इस तरह क्वेश्चन आएगा कोलिजन में। तो लीनियर मोमेंटम कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व हो सकता है, इंटायरिटी में हो सकता है कंजर्व ना हो, तो कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व होगा अगर उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट जीरो है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल बॉडी सिस्टम के लिए। अब यूजुअली क्वाइट ऑफन आपको जो सिस्टम दिया रहता है उसमें सिंगल बॉडी ना हो के मोर देन वन बॉडी, दो बॉडी, तीन बॉडी सिस्टम हो सकता है। तो वैसे केस में लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होगा? अगर मान लो दो तीन बॉडीज हैं या मल्टी बॉडी सिस्टम है, तो वैसे केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब करेंगे? तो वो भी केस देखते हैं यार हम लोग। ठीक है,
देखिए कंजर्वेशन लॉ रिलेटिवली इजी टॉपिक्स होता है, ठीक है। हालांकि इजी तो देखो कुछ भी नहीं होता, जब तक नहीं पढ़ते हैं तब तक वो डिफिकल्ट ही लगता है, लेकिन कंपैरेटिवली जो उधर न्यूटन्स लॉज किए हैं उससे हल्का सा इजियर रहेगा आपका। फिर आगे इसके बाद आपको फिर वो सब आ जाएगा, मतलब रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिजिक्स को देखिए, क्लासिकल मैकेनिक्स को हम 5 भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो हम जो है इसको 5 भाग में, मतलब पहले फोर्सेज का स्टडी करते हैं हम लोग। अब फोर्सेज हम लोग वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, फ्रिक्शन, सूडो फोर्सेज, सेंट्रल फोर्सेज, ग्रेविटेशन सब स्टडी कर लिया, ठीक। उसके बाद आपका हो जाएगा कंजर्वेशन लॉज। कंजर्वेशन लॉज में कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फिर उसका एप्लीकेशन कर लेंगे कोलिजन के अंदर, सेंटर ऑफ मास, वेरिएबल मास सिस्टम, ये सब कर लेते हैं। फिर उसका रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम लोग देखेंगे क्या मोशन अराउंड फिक्स एक्सिस, रोलिंग, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफ़ी डिटेल डिस्कशन रहेगा। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स अपने आप में एक अलग सेक्शन है, काफ़ी बड़ा। फिर उसके बाद होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको जेई वगैरह में नहीं पढ़ना है, जैम में पढ़ना है, नेट में पढ़ना है। नेट में तो और भी चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये सब सेक्शंस होते हैं। खैर हम लोग लीनियर मोमेंटम में हैं, तो सिंगल बॉडी सिस्टम का हमने देख लिया। सिंगल बॉडी सिस्टम में लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता है ये हमने देखा, ठीक है। सवाल हम लोग करेंगे, पहले थोड़ा थ्योरी समझ लें। अच्छा, थ्योरी आजकल देखो लोग नहीं पढ़ता है, गलती करते हैं आप। थ्योरी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हैं तो यू आर कमिट ए ग्रेव मिस्टेक, समझ रहे हैं ना। मतलब सवाल देखो, थ्योरी पढ़ेंगे सवाल इजी हो जाएगा आपके लिए। मतलब मैंने कई जगह देखा है, लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं तो बहुत लेंदी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो उनको ना थ्योरी का समझ नहीं आएगा। थ्योरी का समझ जाएगा तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यू मस्ट रीड थ्योरी, ओके। सो लेट्स कंसीडर सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल। अभी सिस्टम सिंगल पार्टिकल का केस हमने देखा। लेट्स कंसीडर सिस्टम ऑफ मेनी पार्टिकल, कंजर्वेशन ऑफ linear momentum in a multi-particle system. All the system many particles है। ऐसे केस में लोग देखते हैं कि कब लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। So let's consider a system of n particles. Let's consider system of n particles having, say, लीनियर मोमेंटम सिंगुलर होता है और उसका प्लूरल होता है मोमेंटा, मोमेंटा, ठीक है। लीनियर मोमेंटा वेक्टर क्वांटिटी है, रेस्पेक्टिवली, ठीक। सपोज कहो कि n पार्टिकल्स का सिस्टम है, इनका लीनियर मोमेंटा जो है P1, P2, P3, Pi, Pn है, ठीक है। इधर ड्रा भी कर लेते हैं,
मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया जाए, सपोज दिस इज एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड वी हैव say mass m1 here, m1, so this is m2, you have m3, you have mi, you have mn. So we have system of n particles. अब सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स है तो भगवान जो भी देखिए सिस्टम बनाता है वो इंटरैक्टिव सिस्टम बनाता है, मतलब गॉड डजंट मेक नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम। तो आपस में इंटरैक्ट भी करेंगे, आपस में ये पार्टिकल्स इंटरैक्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है, कांटेक्ट फोर्स से हो सकते हैं, फील्ड फोर्स से भी हो सकते हैं, चार्जेज होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली इंटरैक्ट कर रहा होगा, अगर सेलेस्टियल बॉडीज है तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन हो सकता है, कांटेक्ट फोर्स से भी वो लग सकता है, एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट फोर्स भी लगा सकते हैं, मतलब इंटरैक्शन होता है। भगवान कभी भी नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम्स नहीं बनाता है, ठीक है। तो बी बिलीव कि दे माइट बी इंटरैक्टिंग आल्सो, और हो सकता है आपस में भी इंटरैक्ट कर रहे हो, और हो सकता है कि किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से भी इंटरैक्ट कर रहे होंगे, किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है इंटरैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसा सोलर सिस्टम है। अब सोलर सिस्टम में देखो सन है, 9 प्लैनेट्स है, तो आपस में भी इंटरैक्ट करता है, सन 9 प्लैनेट्स आपस में इंटरैक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन। आसपास होता है कोई दूसरा स्टार हो, उससे भी इंटरैक्ट कर रहा हो सन, ठीक है। तो हम लोग जो सिस्टम कंसिडर किए हैं दैट इज सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, ठीक है, ये n पार्टिकल का सिस्टम है। अब जो ये n पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो जो फोर्स है, आपस में जो फोर्स लगा रहा है उसको कहेंगे हम लोग इंटरनल फोर्स। और अगर कोई मान लो बाहर कोई ऑब्जेक्ट है m, उससे ये सब मान लो इंटरैक्ट कर रहा होगा, तो ये जो फोर्स लगाएगा इन पार्टिकल्स पे उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। जैसे मान लो हम सन और अर्थ को सिस्टम मान लिया, या सपोज करो अर्थ और मून को सिस्टम मान लें, सपोज करो अर्थ और मून को सिस्टम मान लें। देखिए सिस्टम क्या है वो हम लोग के ऊपर है, हम सिस्टम का बाउंड्री हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये सिस्टम है हमारा, मतलब सिस्टम हम डिफाइन करते हैं, हम लोग सिस्टम डिफाइन करते हैं और इंटेलिजेंटली डिफाइन करते हैं। वो हम लोग सवाल करेंगे तो आपको बताएंगे कैसे सिस्टम को हम लोग इंटेलिजेंटली डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लो सन अर्थ को हम सिस्टम मान लें, तो जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है ये लोग दोनों, वो तो कहलाएगा इंटरनल फोर्स। और मान लो बाहर किसी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहा है, मान लो सन से इंटरैक्ट कर रहा है, तो सन जो फोर्स लगाएगा इन लोग दोनों के ऊपर ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स। अगर मान लो सन अर्थ को हम सिस्टम मानते हैं तो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं वो तो हो गए कि ये इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स। ज़्यादा हिंदी हमको नहीं आता है भाई, ठीक है, मतलब बिहार के हम हैं लेकिन मतलब पढ़ाई जो की है वो अंग्रेजी मीडियम से की है, तो बल बोलते हैं शायद, इंटर मतलब आंतरिक, आंतरिक बल, आई एम नॉट श्योर क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, बट हम ट्राई माई बेस्ट कि हम हिंदी में आपको समझा पाए, ठीक है। पहले हम अंग्रेजी में ही पढ़ाते थे, ठीक है, तो लोग हमको बोला कि नहीं हिंदी में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना चाहिए। हम कहे ठीक है चलो मान लेते हैं बात आपका, ठीक है। तो इसको मान लो हम सिस्टम मानते हैं, अर्थ और मून को हम सिस्टम मान लें, ठीक है, तो जो आपस में फोर्स लगा रहा है वो इंटरनल फोर्स कहलाएगा। और अगर ये पार्टिकल जो सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं किसी बाहरी ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करते हैं, जैसे सन, अगर इसको हम सिस्टम मानते हैं तो सन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो सन जो फोर्स लगाएगा वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो इंटरनल क्या है और एक्सटर्नल क्या है वो सिस्टम के डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम कहें ये पूरा ही हमारा सिस्टम है, उस केस में सन का फोर्स भी इंटरनल हो जाएगा। अगर सन अर्थ मून
दोनों का, तीनों को ही हम एक सिस्टम का पार्ट मान लेते हैं, उस केस में जो ये सन और मून और सन और अर्थ में फोर्स है वो इंटरनल हो जाएगा। तो सिस्टम का डेफिनेशन बताएगा आपको कि कौन सा फोर्स इंटरनल है, कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है। वही फोर्स इंटरनल बन जाएगा अगर सिस्टम हम डिफाइन दूसरे तरीके से कर देंगे तो। ठीक है, तो सिस्टम का डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा फोर्स इंटरनल है और कौन सा फोर्स एक्सटर्नल है। इसमें और हम डिस्कशन करेंगे जब सवाल करेंगे हम तो। ठीक है, सवाल देखिए दो टाइप का हम कर रहे हैं। एक तो सवाल कर रहे हैं हम थ्योरी को समझाने के लिए, और कुछ सवाल हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए कि न्यूमेरिकल्स का थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो दो तरह का हम लोग क्वेश्चन, दो तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ जो क्वेश्चन जो थ्योरी समझाना है हमको, एक पॉइंट बताना है, ठीक है, उस पॉइंट को ऐसे ही ना बता के हम लोग एक सवाल के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। और बाकी जो सवाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए करते हैं, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल, व्हाट इज एक्सटर्नल, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, मीठी नहीं रहा, सेव हो गया वो सब। चलो ठीक है, अब देखिए अगर हम एक एक पार्टिकल पे, सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स है, अगर मान लो हम एक एक पार्टिकल पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें, एक एक पार्टिकल के लिए हम न्यूटन सेकेंड लॉ लिखें, तो कैसे लिखाएगा? अब दो तरीके से m1 आपस, m1 जो है, m1 पे क्या क्या फोर्स लग सकता है? m1 पे हो सकता है जो फेलो पार्टिकल है वो फोर्स लगाए, जो फेलो पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, जो आपस जो बाकी साथी लोग फोर्स लगाएगा वो तो इंटरनल कहलाएगा। और हो सकता है m1 किसी बाहरी पार्टिकल से भी इंटरेक्ट कर रहा हो तो वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगा। तो m1 जो बाहरी पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है उन सभी का रिजल्टेंट ले लेंगे और उसको बोल देंगे एक्सटर्नल फोर्स। F1EXT क्या है? F1EXT है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन m1, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन m1। बाकी आपस में भी फोर्स लगा रहा होगा, F12 फोर्स अप्लाइड बाय 2 on 1, फोर्स अप्लाइड बाय 3 on 1, फोर्स अप्लाइड बाय ith on 1, फोर्स अप्लाइड बाय nth पार्टिकल on 1। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ m1 के लिए। ठीक, सिमिलरली m2 के लिए भी लिख सकते हैं, F2EXT F2I F2N, ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं सारे पार्टिकल के लिए। है ना? ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। लेट्स राइट फॉर ith पार्टिकल, dpi by dt, that is FIEXT. FIEXT is nothing but net external force acting on ith particle। होता है ith पार्टिकल पे एक से अधिक एक्सटर्नल फोर्स हो तो उसका वेक्टर्स हम ले लेंगे, तो FIEXT हो जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। FI1 FI2 FI3 then force exerted by I minus 1th particle on ith particle, force exerted by I plus 1th particle on ith particle, FIN, राइट। nth पार्टिकल का इक्वेशन में लिख सकते हैं हम लोग,
Fn ext, Fn1, Fn2, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है चीज आपको? अब देखो ये सब क्या है, दिस इज फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट पार्टिकल on ith पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय सेकंड पार्टिकल on ith पार्टिकल, ऐसे करके हम लोग लिख रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ Fi j, where j goes from 1 to n except j cannot be equal to I, except j cannot be equal to I, अच्छा, प्लस FIEXT, नहीं इनफैक्ट इसको यहां लिख दो, ये छूट गया था तो बेहतर हो जाएगा। तो dpi बाई dt क्या लिख दिया हमने, इज इक्वल टू FIEXT प्लस समेशन ऑफ Fij, where j goes from 1 to n but j cannot be equal to I। तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, ये हो गया द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फेलो n-1 पार्टिकल ऑन ith पार्टिकल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फेलो n-1 पार्टिकल ऑन ith पार्टिकल, ठीक है। अब अगर मान लो इसको हम कहें इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, ये ith इक्वेशन है और ये nth इक्वेशन है, और सारे इक्वेशन को हम जोड़ दें, अगर हम सारे इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, dpi बाई dt समेशन इक्वल्स टू समेशन ऑफ FIEXT and summation of Fij, where j goes from 1 to n but j cannot be equal to I and I goes from 1 to n, ऐसे लिख देंगे हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप समझिए एक चीज, अगर f इक्वल्स टू f1 प्लस f2 होता है तो हम लोग df बाई dt को df1 बाई dt प्लस df2 बाई dt लिखते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट df1 बाई dt इज इक्वल टू बेसिकली, ऐसे लिखते हैं, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव। वही चीज हम लोग यहां अप्लाई कर सकते हैं, समेशन ऑफ dpi बाई dt इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ ये, ठीक है। अब थोड़ा इसके बारे में देखो, मतलब ये टर्म क्या है, इसमें सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं सारा इसके अंदर है, सिस्टम के अंदर जितने भी इंटरनल फोर्सेस हैं सारा का सारा इसके अंदर है। बात समझ में आ रहा है आपको? मतलब इफ यू हैव से F12, अगर F12 है
तो उसके लिए F21 भी है। अगर इस समेशन में F13 है तो उसी समेशन में F31 भी है। अगर F23 है तो उसी समेशन में F32 भी है। और ये सब है क्या? इसे एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। इफ यू हैव Fij क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय jth पार्टिकल ith पार्टिकल। तो उसी समेशन में Fji भी है, विच इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ith पार्टिकल ऑन jth पार्टिकल। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय jth पार्टिकल ऑन ith पार्टिकल, आई हैव फोर्स एक्सर्टेड बाय ith पार्टिकल ऑन jth पार्टिकल। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। मतलब एक पार्टिकल नंबर i है, एक पार्टिकल नंबर j है, तो jth पार्टिकल में फोर्स ये लगा रहा है, दैट इज Fji, तो jth पार्टिकल भी ith पार्टिकल पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, विच इज Fij। और ये दोनों फोर्स जो है आपका एक्शन रिएक्शन फोर्सेज है। दैट मीन्स Fij इज माइनस ऑफ Fji। ठीक है, यानी इस समेशन में अगर Fij कहीं पे है तो Fji भी इसी समेशन में, एंड दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। इफ यू हैव F21 you have F12 also which is equal and opposite। अगर कहीं पे F31 है तो कहीं उसी समेशन में F13 भी है। समझ रहे आप? तो ये सारे फोर्स है इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये सब कैंसिल होते रहेंगे। आप फाइनली जो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा आपका, हमें नेट इंटरनल फोर्स जो रहेगा, summation of all the internal force in the system is 0। summation of all the internal force in the system is 0। तो ये आपका आ जाएगा एक तरह से, ये क्या हो गया, ये सपोज करो आपका द नेट लीनियर मोमेंटम। अगर बात करें पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू Fext, where P equals to summation Pi is the net linear momentum of the system। ठीक है, and Fext equals to summation of is the net external force acting on the system। समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द नेट linear moment of the system is equal to the net external force acting on the system, is equal to the net external force acting on the system। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इंटरनल फोर्स जो है वो सिस्टम के लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करता है। जो इंटरनल फोर्स है वो अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का बात करें तो वो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करता है। देखिए आपका क्या आ गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू Fext, वेयर P is sigma Pi, the net linear momentum, and Fext is the net external force acting on the system। यानी कि जो इंटरनल फोर्स है वो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करता है, वो इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम को जरूर बदलेगा। जैसे मान लो ये ith पार्टिकल है और ये jth पार्टिकल है, एक ith पार्टिकल है, ये jth पार्टिकल है। अब मान लो jth पार्टिकल इस पे फोर्स लगाया Fij, तो उसका एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा Fji। अब ये जो Fij और Fji है द इंटरनल फोर्सेस, ये इंटरनल फोर्सेस है, तो ये इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम जरूर बदलेगा। जैसे अगर मान लो सिर्फ Fij ही लग रहा है तो उस केस में अगर मान लो सिर्फ Fij लग रहा है, जब लग रहा है ये,
तो ये आपका ith पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को जरूर प्रभावित करेगा। अगर सी एफ आई जे लग रहा है उस केस हम देख रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि एफ आई जे का क्या कंट्रीब्यूशन है लीनियर मोमेंटम चेंज में ith का, वो देख रहे हैं। तो अगर ऐसा लिखोगे और यहां पे ऐसे लिखोगे पीजे तो आप देखिए एफ आई जे ith का लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहा है, एफ जे आई जेथ का लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहा है, ठीक है। बट अगर इनका आपस का लीनियर मोमेंटम देखें तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब एक चीज समझो, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार एफ आई जे इज माइनस ऑफ एफ जे आई। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डी पी आई बाई डी टी इज माइनस ऑफ dpj by dt, which means dpi is minus of dpj, which implies अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा पी आई इज माइनस ऑफ डेल्टा पीजे। इसका मतलब ये हो गया कि आपस में जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगर इसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता है, अगर इसका लीनियर मोमेंटम बढ़ता है तो डेल्टा पी आई पॉजिटिव रहेगा, उस केस में लीनियर मोमेंटम जे का घटेगा, और जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये घटेगा। बात समझ रहे हैं? अगर डेल्टा पी आई सपोज करो 2 है, ठीक है, कुछ वेक्टर साइन होगा, 2i है सपोज करो, तो डेल्टा पी जे माइनस 2i हो जाएगा। मतलब अगर इसका लीनियर मोमेंटम 2 यूनिट बढ़ रहा है तो जेथ का लीनियर मोमेंटम 2 यूनिट घटेगा। मतलब कहने का मतलब है जो दो पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट कर रहा है तो इंटरैक्शन कर रहा है, मतलब फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो फोर्स एग्जर्ट करने से वो लीनियर मोमेंटम इंटरचेंज करता है। मतलब एक का लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा तो दूसरे का उतना ही घटेगा, एक का लीनियर मोमेंटम बढ़ेगा तो दूसरे का उतना ही अमाउंट घट जाएगा। मतलब अगर टोटलिटी में बात करें ना तो इन दोनों का लीनियर मोमेंटम टोटलिटी में इसकी वजह से सम का बात करें तो सम वही रहेगा। अगर इसका थोड़ा सा घटेगा तो इसका बढ़ेगा, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका घटेगा। तो इंटरनल फोर्स क्या करता है कि अगर मान लो दो बॉडी है 1 और 2, तो 1 और 2 अगर इंटरैक्ट करते हैं तो जितना एक का बढ़ेगा लीनियर मोमेंटम उतना ही दूसरे का घटेगा। समझ रहे आप? तो लीनियर मोमेंटम 1 + 2 का सेम रहेगा, अगर एक का बढ़ गया उतना ही दूसरा घट गया तो जोड़ेंगे तो बराबर ही रहेगा ना। तो इसलिए इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करता, इंडिविजुअल पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम बदलेगा, लेकिन पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम चेंज कैंसिल आपस में कर जाएगा और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में वो कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का बात करेंगे तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स अफेक्ट करता है। अगर सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का बात करते हैं तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम में चेंज जो है सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आएगा। इंटरनल फोर्सेस डू नॉट प्ले एनी रोल in the change of linear momentum of the system as a whole. It does play a role in changing the linear momentum of individual particles. ठीक है, समझ में आ रहा है चीज आपको? तो अब हम लोग जब ये स्टेब्लिश कर लिए रिलेशन कि द डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम सिस्टम इज इक्वल टू, अब यहां पे भी ऐसे ही हम लोग बात कर सकते हैं, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 then P is, then in that case dP by dt equal to 0, and in that case I can say T is constant. अगर net external force of the body acting on the system is 0, system of particles का बात कर रहे हैं, many multi body systems, तो if net external force acting on the system is 0, then linear momentum of the system is conserved with time. It is conserved. कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका नेट लीनियर मोमेंटम नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 ना होके उसका एक आध कंपोनेंट 0 हो सकता है। आई कैन ऑलवेज राइट P एज Pxi, Pyj, Pzk and Fext as
एफ एक्स ई एक्स टी आई कैप प्लस एफ वाई ई एक्स टी जे कैप प्लस एफ जेड ई एक्स टी के कैप। तो अगर इसको पुट कर देंगे तो ये तीन स्केलर इक्वेशन में ब्रेक कर जाएगा। dp x by dt is fx ext, dpy by dt is fy ext, and dpz by dt is fz ext। तो यहां पे भी हम कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि फोर्स जो है पूरा जीरो ना होके एक आध कॉम्पोनेंट जीरो हो सकता है, ठीक है। इफ sorry, in that case your px is constant, px कंजर्व हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो कंपोनेंट वाइज भी कंजर्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अगर फोर्स का कोई एक कंपोनेंट जीरो है तो वो लीनियर मोमेंटम का वो कंपोनेंट जो है वो कंजर्व हो जाएगा। इफ एफ जेड ई एक्स टी जीरो देन पी जेड इज कांस्टेंट। समझ रहे आप? तो जब सवाल करेंगे ना, तो अगर मल्टी बॉडी सिस्टम दिया हुआ है तो हम लोग को इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा कि उनमें हम लोग क्या क्या सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब 10 पार्टिकल का सिस्टम है, मान लो 4 पार्टिकल का सिस्टम दिया हुआ है, तो उन 4 पार्टिकल्स में से हम लोग को बनाना पड़ेगा कौन कौन सा 1 2 को लें या 2 4 को लें या सारे को एक साथ ले लें, कितने सिस्टम्स बना सकते हैं जिनका लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, और वो सारा आपको एक एक इक्वेशन देगा। बात समझ आ रहा है आपको? ये अप्रोच रहेगा हम लोग का, देखेंगे सवाल में बढ़िया से, ठीक है। तो अभी यहीं रुक जाते हैं इस वीडियो में, लेंथी हो जाएगा बहुत ज़्यादा लेंथी भी ठीक नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन किया जाएगा, सिस्टम के बारे में और थोड़ा समझा जाएगा, कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, वो मतलब कॉन्सेप्ट समझने वाले सवाल होंगे, प्रैक्टिस वाले सवाल बाद में आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अगर बढ़िया लगे तो you can subscribe my channel Trajectory Education. Okay, thank you very much.